दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि अगर राहुल गांधी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार लाना चाह रहे हैं यानी 2029 के चुनाव में, तो उनको वे नेता जिनका बीजेपी के अंदर दम घुटने लग रहा है और जो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, अपने आप को दरकिनार हुआ समझ रहे हैं, उनको कांग्रेस में लाना पड़ेगा। और मैंने कल 3 नेताओं के नाम बताए थे। उनमें सबसे पहला नाम बताया था राव इंद्रजीत जी का, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी और नवीन जिंदल जी। तो नवीन जिंदल जी और कुलदीप बिश्नोई जी तो इतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि राव इंद्रजीत जी है वो दक्षिणी भारत के सबसे बड़े नेता हैं और उनका जो कद है वो किसी भी रूप में भूपेंद्र हुड्डा जी से कम नहीं है पकड़ के मामले में। और जो यादव बेल्ट है, हिरवाल बेल्ट है, उनके ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है और आज भी वे कम से कम 15 सीटों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं और उनको जिताने की कैपेसिटी रखते हैं। तो दोस्तों कुछ मैंने जब ये कल वीडियो बनाई थी तो मैंने मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को फोन करके पूछा कि ये लोग जो बीजेपी में इतने बड़े पद पे हैं, इतना मान सम्मान है, राव इंद्रजीत जी हैं वो भी एमपी रह चुके हैं, 3 बार गुड़गांव से एमपी हैं और इतना ज्यादा उनका भाजपा के अंदर मान सम्मान है, उनकी बेटी है जो आरती राव है वो भी मंत्री है, तो वो क्यों आएंगे कांग्रेस के अंदर। तो दोस्तों ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन अंदर खाते की जो हकीकत है वो लोगों को नहीं पता। और वो ये है कि बीजेपी राव इंद्रजीत के पर कतरने लग रही है, यानी उनको दरकिनार करने लग रही है। और ये आज से नहीं, ये पिछले 10 साल से करने लग रही है। और 10 साल में जो उनकी ताकत थी, क्योंकि कोई भी पार्टी है एक ज्यादा पावरफुल नेता को वो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि कल को अगर वो वक्त के ऊपर अगर उसकी शर्तें नहीं मानी, वो बगावत कर देता है तो वो पार्टी के लिए भारी पड़ता है। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए पार्टी है ना दूसरे नेताओं को तवज्जो ज्यादा देती है और उसके पैरेलल एक बैलेंस बनाती है। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर यानी यादव बेल्ट के अंदर भी पिछले 10 साल में बीजेपी ने कई ऐसे नेता खड़े कर दिए जिनकी अगर कंबाइंड ताकत मिलाई जाए तो वो उतनी नहीं तो उसके राव इंद्रजीत के नजदीक जरूर पहुंचती है। तो वो कौन से नेता हैं और कब से पार्टी कार्य करने लग रही है तो मैं अपने कल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं इस चीज का सबूत देना चाहूंगा कि जो राव इंद्रजीत है उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनका जो पार्टी के अंदर कद है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है और उनकी जो एज है वो भी इतनी ज्यादा एज है कि उनका शायद अगला चुनाव होगा वो आखिरी चुनाव होगा और उसके बाद उनकी एज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हो सकता है वो शायद चुनाव आगे ना लड़ पाए। तो अब की बार उनके लिए करो या मरो की स्थिति होगी और अगर वो अब की बार सीएम बनते हैं तो सीएम बनने के लिए वो कुछ भी करेंगे, तो ये उनके लिए उनकी इच्छा पूर्ति ही होगी अगर वो सीएम बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी राव वीरेंद्र सिंह जी भी वो भी हरियाणा के सीएम रह चुके थे। तो उसमें मैं जो कह रहा था कि अगर ये राहुल गांधी जी उनको लेके आते हैं, उनको सीएम पद का ऑफर देते हैं तो वो जरूर सीएम पद के लिए आ जाएंगे, सीएम पद के लिए एक्सेप्ट भी कर लेंगे और कांग्रेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो लेकिन क्यों ज्वाइन कर लेंगे, अब भी यही सवाल बनता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन क्यों करेंगे। तो दरकिनार अगर बीजेपी कर रही है तो उसका सबूत क्या है। तो ठीक है दोस्तों, उसके लिए ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि सबूत क्या है कि बीजेपी उसका दरकिनार करने लग रही है। तो पिछले 10 साल की जो कार्यविधि है उसको तो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं करंट की सिचुएशन बताता हूँ, करंट में जो कार्य हुए वो। और उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा नगर निगम के चुनाव। गुड़गांव नगर निगम में 2 नगर निगम पड़ते हैं, एक तो गुड़गांव नगर निगम है गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक है मानेसर। तो दोनों में ही अब की बार मुझे ये लग रहा था कि राव इंद्रजीत के आदमियों को मेयर की टिकट देगी बीजेपी, क्योंकि उससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था कि गुड़गांव के अंदर राव इंद्रजीत के भी पर कतरे जा सकते हैं या बीजेपी की तरफ से उनको दरकिनार किया जा सकता है। तो मुझे इस चीज का, क्योंकि मेरा इस चीज की तरफ रुचि ही नहीं थी, लेकिन मैं जब इस इलेक्शन को कवर कर रहा था, गुड़गांव नगर निगम और मानेसर नगर निगम के चुनाव को कवर करने लग रहा था, तो उसमें मुझे जो राव इंद्रजीत के कैंडिडेट थे वो जो समर्थक थे जिनको राव इंद्रजीत चाहते थे कि इनको टिकट मिले मेयर की, तो वो अपने पूरे जोर शोर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगे हुए थे। लेकिन गुड़गांव के अंदर मेरे कुछ बीजेपी के मित्र भी हैं, तो मैंने जब उनसे डिस्कस की टिकट के बारे में कि किसको मिलने की संभावना है, तो उन्होंने 2 नाम बताए थे। एक नाम बताया था गुड़गांव से और एक नाम बताया था मानेसर से, और वो दोनों ही नाम ऐसे थे जिनको देख के मुझे चौंकना लाजमी था। क्यों? क्योंकि उनकी जो इलेक्शन
इलेक्शन की तैयारियां थी ना, वो कोई खास नहीं थी। पोस्टर तो लगे हुए थे, बोर्ड तो लगे हुए थे खंभों के ऊपर, लेकिन ज्यादा वो सक्रिय नहीं थे। लेकिन जब उनके नाम बताए गए कि इनको टिकट मिलने की संभावना है, तो मैंने उनसे कारण भी पूछा कि क्यों। तो उसका उन्होंने बताया कि क्योंकि ये दोनों ही हैं, ये मनोहर लाल खट्टर जी के आदमी हैं, उनके विश्वसनीय हैं। तो इस पे फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो अगर मनोहर लाल खट्टर जी अपने आदमियों को देंगे, तो राव इंद्रजीत जी हैं वो फेडअप हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यही तो मनोहर लाल खट्टर जी चाहते हैं कि वो फेडअप हो। तब मैं मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान आया और इस चीज का इंटरेस्ट हुआ कि आखिर ऐसा क्या है कि राव इंद्रजीत को दरकिनार किया जा रहा है और उनको, उनकी जो राजनीति है वो लगभग खत्म होने की कगार के ऊपर है। तो वो जो दो नेता थे वो दोस्तों, एक तो तिलक राज मल्होत्रा जी थे जो कि आरएसएस के आदमी थे, और मनोहर लाल खट्टर जी वो भी आरएसएस के ही आदमी हैं, और उनके अंदर नजदीकियां हैं। और जो मानेसर के कैंडिडेट थे वो सुंदरलाल सरपंच जी हुआ करते। मैंने इन दोनों से जब फोन पे बात की, क्योंकि मैं उस इलेक्शन को कवर कर रहा था और उसमें मैं रोहतक और गुड़गांव दोनों ही जगह मेरे रेजिडेंस है, तो मैं दोनों इलेक्शनों को कवर करने लग रहा था। तो जब मैंने तिलक राज मल्होत्रा जी और सुंदरलाल जी से बात की, तो उन्होंने बहुत ही एक तरह से गोपनीय तरीके से या रहस्यमयी उससे बात की कि बस दलाल साहब रुक जाओ, काम होने वाला है, और फिर आपको वो भी देंगे, आपको इंटरव्यू भी देंगे, और आप जो कहोगे वो भी करेंगे, और ये करेंगे और वो करेंगे। यानी उनकी आवाज के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उनको टिकट मिलेगी ही मिलेगी, मेयर की टिकट। और हुआ भी ऐसा ही, मेयर की टिकट मिली भी उन्हें। तो इससे ये अंदाजा होता है कि मनोहर लाल खट्टर जी है वो अपनी पावर को बढ़ाने लग रहे हैं और राव इंद्रजीत जी की पावर को कम करने लग रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा सबूत एक है और है कि अभी 2 दिन पहले रेवाड़ी के अंदर राव तुलाराम स्टेडियम में नायब सैनी जी आए थे। तो कोई फंक्शन था, तो उसमें राव इंद्रजीत जी भी थे और भी दूसरे थे, और बाकी दक्षिण हरियाणा के जितने भी एमएलए थे वो भी थे। तो उसमें राव इंद्रजीत जी ने ये नायब सिंह सैनी जी को कहा था, आगे सैनी साहब, यहाँ जो एमएलए बैठे हुए हैं ये भले ही मेरे आदमी ना हो, लेकिन वो हैं तो दक्षिणी हरियाणा के, और दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने आपको टिकट, आपको वोट दी है, आपको जिताया है, तो काम करने के ऊपर हमारा हक पड़ता है। और इसके साथ ही फिर उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि पिछले 5 साल में जो सीएम साहब हैं, यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था मनोहर लाल खट्टर जी, वो पिछले 5 साल में रेवाड़ी और कोसली में आए ही नहीं और उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। और इसके अलावा उन्होंने बाबा बालकनाथ जो कि बीजेपी के हैं, तिजारा से एमपी है, वो उनके ऊपर भी निशाना साधा कि बाबा जी ने, हम जो गंदा पानी आया करता धारूहेड़ा की तरफ, हमने बांध बना कर रोक दिया था, उन्होंने वो बांध तोड़वा दिया, और मानेसर और इस साइड में धारूहेड़ा में गंदा पानी। यानी उन कहने का तात्पर्य ये था कि उन्होंने बीजेपी के जो और नेता हुआ करते हैं उनको भी घेरने की कोशिश की। तो उसके प्रत्युत्तर में नायब सैनी जी ने ये कहा कि अगर काम की बात है तो हमने पिछले 10 साल के अंदर 69 घोषणाएं की थी और उसमें से हमने 60 से ऊपर घोषणाएं पूरी कर दी। और रही बात एमएलए की या सरकार की, तो सरकार किसी एक जाति की नहीं होती, सरकार किसी एक आदमी की होती, एक आदमी की नहीं होती, उसको पूरे हरियाणा का देखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने एक तरह से, नायब सैनी जी ने एक तरह से राव इंद्रजीत जी को हड़काया था और उनको उनकी जो जगह थी वो बताने की कोशिश की थी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ये दिखाई दे रहा है कि राव इंद्रजीत जी का जो वजूद है वो धीरे धीरे बीजेपी से खत्म होने लग रहा है। और एक उनकी जो उम्र है वो भी इस चीज का सबूत है कि उनकी पास ज्यादा राजनीति नहीं बची। तो ऐसे में अगर जो दरकिनार बीजेपी कर रही है, अगर कल को राव इंद्रजीत जी किसी तरह का कोई कदम उठाते हैं, यानी अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता उनको सीएम पद के ऑफर देते हैं तो वो तुरंत कांग्रेस में जा सकते। तो ऐसे में क्या बीजेपी राव इंद्रजीत की जो पैरेलल है वो वोट ले पाएगी या उनकी नाराजगी क्या झेल पाएगी? तो ये एक सवाल उठता है दोस्तों। और इसमें मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि वो जो नेता उन्होंने राव इंद्रजीत जी के पैरेलल जो खड़े कर रखे, वो कौन नेता है और वो क्या करने लग रहे हैं, इसकी चर्चा मैं अपने कल के वीडियो में करूंगा। लेकिन आज इतना ही कहूंगा कि ये संभावना हो सकती है कि आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी हो सकता है कांग्रेस में आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि राहुल गांधी उनको कैसे डील करते हैं और किस शर्तों के ऊपर उनको लेके आ पाते हैं। रही बात जो मैंने दो नेताओं की चर्चा की थी, कुलदीप बिश्नोई जी और नवीन जिंदल जी के बारे में, तो उनकी बीजेपी इतनी ज्यादा उनकी परवाह नहीं भी करती। अगर वो कल को कांग्रेस में चले जाते हैं तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के अंदर जाते हैं तो कुमारी शैलजा है उनके आने की संभावना है बीजेपी के अंदर। और अगर नवीन जिंदल जाते हैं उसके अंदर
इसमें बीजेपी के अंदर जाते हैं तो उसमें रणदीप सुरजेवाला की संभावना भी ये हो सकती है कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन खैर ये तो संभावना की बात है, वो क्या होता है कैसे होता है ये तो भविष्य के गर्त में। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर जो बीजेपी राव इंद्रजीत को ठंडे बस्ते में डालने लग रही है, उसको दरकिनार उनको करने लग रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये बीजेपी के लिए झटका ना हो। लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि राहुल गांधी जी उनको कैसे मना पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो भी होगा भविष्य के उसमें है, क्या होता है कैसे होता है ये आने वाला टाइम बताएगा। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ये जो विवेचना ये पसंद आई होगी, क्योंकि आज के लिए इतना ही कहना चाह रहा था मैं। और अगर आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। अगर मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, और अगर गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपने मेरा ये वीडियो देखा ले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।